ठीक है बच्चों, बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। एक एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाएगी आपकी। तो अपन पहले चैप्टर को लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। इसका जो बेसिक है वो अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन करनी है वो करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर आप बोर्ड से देख रहे हो तो इसकी जो दो कंडीशन है वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको नेमिंग भी याद होना चाहिए। ए इज इक्वल टू भाज्य है, बी बराबर भाजक है, क्यू बराबर भागफल है, आर बराबर शेषफल है। अब यहां पर कम समझ में आया तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो है आपका, ये क्या है, भाज्य। इसके अंदर अपन भाजक से क्या देंगे, भाग देंगे। जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आपका कहलाएगा भागफल। 3 क्या है आपका भागफल। 2 तिया 6, बचा कितना 1, ये कहलाएगा आपका शेषफल। क्या कहलाएगा बच्चा, शेषफल। तो 7 कैसे आएगा हमारे पास, जब मैं भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें लास्ट में क्या ऐड कर देता हूं, शेषफल, तो मुझे क्या मिलता है, 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, यानी 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का जो हमने सिद्ध कर ली है। उसके बाद आप एक चीज देखें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये। अगर मैं बात करूं आपसे आर, आर यानी कि शेषफल, वो हमेशा भाजक से छोटा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके पास 7 है, आप 2 से भाग दो, 2 से भाग दे रहे हो तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 6 बचा 1। अगर मैं इसके अलावा इसमें 3 से भाग दूं तो 2 बार जा रहा है, बचा 1। अगर मैं इसके अलावा इसमें 4 से भाग दूं तो 1 बार जा रहा है, बचा 3। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप अगर देख रहे हो तो 7 में 5 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 2। और जैसे ही मैं 6 से दूंगा तो कितना बच रहा है, 1। और अगर मैंने 7 से दे दिया तो कितना बच रहा है, 0। हर एक कंडीशन में देख लो आप, आपके पास जो भाजक है उससे छोटा ही आएगा। देख रहा है, 5 में देखो 2 आया, 3 में देखो 1 आया, यानी हमेशा आपकी आर की वैल्यू बी से छोटी और 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लासा और मासा पे। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। 2 संख्या में दी गई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो 6 और 20। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है हमको। एचसीएफ की फुल फॉर्म दे रखी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मासा यानी मासा बोलते हैं, और एलसीएम की दे रखी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लासा बोलते हैं। 6 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो यहां पर सबसे छोटी संख्या से देना शुरू करेंगे। 2 से दिया हमने 3 बार, फिर 3 में 3 से जाएगा 1 बार। इसी तरीके से हमने संख्या दूसरी जो है 20, 20 में दिया 2 से 10 बार, 2 से दिया 5 बार, 5 से दिया 1 बार। क्लियर है, जितनी बार भाग जाता है उसको यहां लिख देते हैं। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, 6,20 लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, सबसे छोटी घात क्या कॉमन आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को ले लिया। एलसीएम में क्या करेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 बार आ रहा है, 3 की 1 बार आ रहा है, 5 की 1 बार आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 60। तो यहां पर एलसीएम एचसीएफ भी कवर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम 135 और 225 का एचसीएफ हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, देखो कैसे। सबसे पहले संख्याएं देखेंगे हमको, 135 और 225 दे रखी है। अब बड़ी कौन सी है, बड़ी है 225, छोटी कौन सी है 135। तो 225 को इधर रखेंगे और 135 को इधर रखेंगे, यानी 225 में 135 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। बचा क्या, 90। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जमा देना है। देखो ए बराबर क्या है आपका 225, जिससे भाग दिया वो क्या है 135, कितनी बार भाग गया वो है 1, और जो बचा है आपका शेषफल वो कितना है 90। हो गया, पहला प्रोसेस करना आसान था। उसके बाद अब देखो आप, अब बड़ी संख्या कितनी है 135, छोटी कितनी है 90। 135 में हम 90 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। बचा कितना है 45, कितना बचा 45। अकॉर्डिंग फिर इसके रख देंगे 135, 91 और 45। फिर उसके बाद देखो, अब वापस से बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या कितनी है 45। 45 का भाग कितनी बार जाएगा, तो हम देख लेते हैं। 90 में 45 का भाग जाएगा 2 बार, बचेगा क्या 0। तो जब हमने लिखा इसी तरीके से 45 इंटू 2 प्लस 0 बराबर आना चाहिए 90। क्लियर है, जिस वक्त यहां पर 0 आ जाए, आपका शेषफल 0 आ जाए, बस वो जो संख्या आपके बराबर के सीधे हाथ की तरफ लिखी गई है, ये आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद देखते हैं, पूर्णांक दे रखा है आपका 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं। ये आपका फॉर्मूला है, इकलौता फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन के बाद। ठीक है, अब आगे देखो, ए बराबर कितना है 26, बी बराबर कितना है 91। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, कितने 2 गुणा 13,
और 91 के कितना आएंगे 7 गुणा 13। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो मैंने कहा था आपको हर एक की मैक्सिमम घात, तो इसकी मैक्सिमम घात 1 है, इसकी 1 है और 13 की भी 1 है। बड़ा गुणा किया हमने तो कितना आया 182। जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 2691 का, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन दिख रहा है आपको बच्चों 13 आ रहा है, बस 13 ले लो। जो कॉमन है या जो वेनेस्ट है वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम एलसीएम, एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर कितना आएगा ए इंटू बी। तो यानी पहली संख्या दूसरी संख्या रख दो, यहाँ पर 2691, यहाँ पर भी रख दो 2691, यहाँ पे रख दो 2691। इसका कितना आई थी वैल्यू हमारे पास 182, इसकी कितनी आई हमारे पास एचसीएफ की 13। दोनों को गुणा करो और इन संख्याओं को गुणा करो, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि हाँ यार, अगर हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी उसी के इक्वल आता है। अगला सवाल है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक से तो भाग जाती है, खुद से भी जाती है और उसके अलावा किसी और से भी भाग जाती है। तो यहां पर देख लो आप, ये 77 और 1 78 से तो भाग जाएगा, एक से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। तो यानी यहां पर हमको एक गुणनखंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कि वो भाज्य। सेम इसी तरीके से यहां पर देख लो 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 तो है ही सही, इसको पूरी को गुणा करके जो आएगा उससे भी भाग जाएगा और एक से भी भाग जाएगा। तो याद रखना कि आपके यहाँ पर 5 गुणनखंड है तो ये भी भाज्य है, 13 गुणनखंड है तो ये भी भाज्य है, दोनों ही संख्या है भाज्य। फिर जांच करना है हमको कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो ध्यान रखना 0 बनाने के लिए आपको छोटी से छोटी संख्या 2 और 5 चाहिए। इन दोनों को गुणा करने पर ही आपको क्या मिलता है, इकाई के अंक पर 0 मिलता है। ठीक है, तो अब यहां जाते हैं, 6 के गुणनखंड क्या है 2 और 3, तो हमें 2 तो मिल गया, पर 6 की घात कितनी भी कर दूं 2 और 3 के अलावा कुछ और मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लेकिन हमें 0 बनाने के लिए क्या और चाहिए 5, तो यहां पर 5 तो गुणनखंड है ही नहीं। जब 5 गुणनखंड ही नहीं है तो 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 10 तो कभी बनेगा ही नहीं, यानी इकाई के अंक पे 0 कभी आएगा ही नहीं। तो यहां पर आप क्लियरली आंसर दे सकते हैं कि 6 की घात n, अगर n कोई प्राकृत संख्या है तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बोर्ड की परीक्षा में आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं इसको, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे।